हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोज़ की तरह आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका पर टॉपिक है आज का भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यकाल व शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, जिससे आप इसे देख सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आज का टॉपिक राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक में किया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। देखिए, इसमें क्रम हम नीचे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्रम से। जैसे कि अनुच्छेद 52 में चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है दोस्तों कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। और आपका अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, उसके बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के पदावधि यानी कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा, इसमें उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 57 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता है इसमें। और अगला है अनुच्छेद आपका 58। ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ क्या क्या हैं, क्या योग्यताएँ हैं, इन सब के बारे में बात किया गया है। और आपका अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है। और आपका अनुच्छेद अगला है 60। ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, इसमें इसकी चर्चा की गई है दोस्तों। और अगला अनुच्छेद है आपका 61। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बहुत है ये, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति का पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। और आपका अगला आता है अनुच्छेद जो अंतिम है, अनुच्छेद 62, जिसमें ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इन सब के बारे में बात किया गया है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसमें देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा। तो जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुने गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो सदस्य नहीं इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। जो चुनाव के माध्यम से चुने गए हैं, वोट देने पर, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और इसी प्रकार लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं लेंगे। ये तो आप समाप्त कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, अब तो समाप्त कर दिया गया फिलहाल। और अगला है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रस्तावित के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ भी राज्यसभा में जो विधान सभा है वहाँ के सदस्य इसमें भाग लेंगे, जो निर्वाचित सदस्य हैं। और अगला है आपका निर्वाचन विधि क्या है। तो इसमें आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है और एकल संक्रमणीय पद्धति से इसका चुनाव होता है। और ये गुप्त मतदान होता है दोस्तों इसमें। और आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के पद की अर्हताएँ क्या हैं, योग्यताएँ क्या हैं, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम पहले वो भारत का नागरिक हो, और अगली योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और अगला है आपका योग्यता कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और आगे क्या है देखिए, कि वह राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर न हो, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ सकता है। और अगला है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन की बात करें तो आइए देखते हैं। क्या पहला है कि उम्मीदवार के प्रस्तावकों पर अनुमोदनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव जब होता है तो वहाँ भी प्रस्तावक लगते हैं, जैसे कि एक प्रस्तावक लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रस्तावकों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कम से कम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक होने अनिवार्य हैं।
और निर्वाचन जो होता है सांसद और विधायक इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। और जमानत राशि की बात करें तो यहाँ पे जमानत राशि राष्ट्रपति का 15,000 रुपये होता है दोस्तों। और अगला है जमानत राशि जब्ती। इसकी बात करें तो ये कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। और जमानत राशि जब्त की इसके बाद डिटेल आपकी बात करें, जैसे आप जानते हैं कोई भी मान लीजिए कि ग्राम प्रधान के स्तर पर ले लीजिए, ग्राम स्तर पर ले लीजिए, अगर 600 वोट कुल पड़ा और उसका 1/6 यानी कि 100 वोट जो पा जाता है उसकी जमानत राशि जब्त नहीं होती है। अगर 100 से 1 भी कम हुआ तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। आप समझ सकते हैं। और अगला है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, मतलब क्या कंडीशन है कि उसके पद रिक्त हो सकते हैं या रिक्त होता है। पहला कंडीशन है कि उसने अगर त्याग पत्र दे दिया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। और अगला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचक अवैध घोषित होने पर, यदि न्यायालय ने निर्वाचन राष्ट्रपति का कह दिया कि ये अवैध है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का जो रिक्तता पद रिक्त हो सकता है। और अगला है महाभियोग प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाए, हटाया जा सकता है उससे, तो यहाँ भी उसका पद रिक्त हो सकता है। और या उसकी मृत्यु हो जाए उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। आइए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, कैसे लगता है, क्या होता है। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है। ये संवैधानिक प्रावधान है। और कारण की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान की उल्लंघन, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग यदि लगाया जाता है उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसको बताना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, देख लीजिए, प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना है। और नोटिस पर हस्ताक्षर की बात करें तो संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, संबंधित सदन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस सदन में हम प्रस्ताव पेश करेंगे पहले वहाँ से कम 1/4 सदस्य का वहाँ पे हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक। और प्रस्तुत की बात करें तो संसद के किसी भी सदन में, आप चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश कर सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए। और पारित की बात करें कि कैसे पारित होता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। यानी कि लोकसभा में भी 2/3 सदस्य और राज्यसभा में भी 2/3 सदस्य। अगर ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। आइए इसी क्रम में आगे बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नलिखित दिया गया है। तो आइए उसे क्रम वाइज देखते हैं। पहली शक्ति है आपकी कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति की बात करें तो इसमें पॉइंट वाइज है। पॉइंट नंबर 1 है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में की गई है। और अगला पॉइंट है आपका भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 77 में की गई है। यह भी शक्ति राष्ट्रपति के ही पास है। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर बाकी शक्तियां ये राष्ट्रपति के पास है। और आगे पॉइंट में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना या उसका प्रशासन करना, ये सब भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। और आगे चलते हैं, यदि न्यायिक शक्ति की बात करें तो अगला पॉइंट वाइज में, तो देखिए पहला पॉइंट है आपका उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 72 में की गई है। और अगला पॉइंट है आपका उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कोई भी सलाह राष्ट्रपति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है, ये भी शक्ति उसके अनुच्छेद 143 में दिया गया है। अगला है आपकी शक्ति विधायी शक्ति। यदि विधायी शक्ति को देखें पॉइंट वाइज, आइए देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन, ये अनुच्छेद 85 में किया गया। आहूत मतलब होता है बुलाना, सत्र को बुला सकता है। सत्रावसान जो सत्रावसान करा सकता है, और चाहे तो उसे विघटन कर सकता है, समाप्त कर सकता है दोस्तों।
अगला पॉइंट है आपका संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो अनुच्छेद 87 में किया गया है दोस्तों। और अगला पॉइंट है इसी क्रम में देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कराना। राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के एक साथ संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा, स्पीकर करता है उसकी अध्यक्षता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। अगला पॉइंट है आपका विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयक पारित होने के लिए आते हैं उस पर अनुमति राष्ट्रपति का भी होता है, जो अनुच्छेद 111 में इसकी चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है देखिए इसी क्रम में दोस्तों कि अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति है जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 123 में की गई है। और इसी क्रम में चौथा शक्ति है आकस्मिक शक्ति, इसमें भी पॉइंट वाइज शक्तियाँ हैं। आकस्मिक में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। यदि कोई बाह्य आक्रमण हो जाए देश पर, यदि कोई किसी देश के कोई क्षेत्र में बाह्य आक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। अगला है आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि कोई भी राज्य है वहाँ का कानून विफल हो जाता है, वहाँ कानून नहीं चला पाता है, तो उसके लिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और अगला है आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ये दोस्तों अनुच्छेद 360 में इसकी बात की गई है, लेकिन भारत में ये अभी एक भी बार नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ऑप्शन में होता है कि 0, एक भी बार नहीं लगा। और आगे चलते हैं, अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। इसमें बात करें तो इसमें पॉइंट वाइज दिया है। देखिए पहला पॉइंट है आपका धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है अगर आता है तो राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर होगा फिर आएगा, और उस कंडीशन में स्पीकर उसे बताता है कि वो विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। अगला पॉइंट आपका आता है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश करवाना, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, जो अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय, जो व्यय है पैसा खर्च करने का, इसकी भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जिसकी विशेष चर्चा अनुच्छेद 267 में किया गया है दोस्तों। आइए इसी क्रम में देखते हैं। पॉइंट अगला है आपका वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के साथ है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है, जो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 280 में इसकी विशेष चर्चा की गई है। और इसी क्रम में आइए बात करते हैं अन्य शक्तियाँ क्या क्या हैं राष्ट्रपति के पास। तो देखते हैं पॉइंट वाइज दोस्तों। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होते हैं। किसी भी देश से यदि हम संधि कोई काम के लिए करते हैं तो वो नाम राष्ट्रपति का ही होता है। और इसी पॉइंट में अगला पॉइंट है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति होता है। और अगला पॉइंट अंतिम पॉइंट है आपका राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना, ये राष्ट्रपति क्या ही शक्तियाँ के अंतर्गत आता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं इसी क्रम में जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं आज शुरू से लेकर अभी तक, उनका लिस्ट है। आइए हम क्रम वाइज दिखा देते हैं आपको और आप देख लीजिएगा। देखिए इस पर पहला दिया है जैसे नाम, पद धारण अवधि, कार्यकाल अनुसार क्रम और व्यक्ति अनुसार क्रम। तो हम आपको नाम और पदावधि बताते हैं, कार्यकाल फिर आप देख लीजिएगा इधर से। तो पहले थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। अगले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। और अगले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जिनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। अगले हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। और अगले हैं आपके न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक थे, हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे।
अगले हैं आपके वराहगिरी वेंकटगिरी, जो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। इसी क्रम में आपके हैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। और अगले आपके हैं वीडी जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा दोस्तों। और अगले हैं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा दोस्तों। और अगले आपके राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह या ज्ञानी जैन सिंह, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। अगले हैं आर के वेंकटरमन, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। और इसी क्रम में अगले हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा दोस्तों। और इसी क्रम में अगले हैं राष्ट्रपति आपके के.आर. नारायण, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा दोस्तों। और इसी क्रम में अगले हैं हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा दोस्तों। और अगले राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों, और इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। और अगले राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और अगले और इस समय राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक है दोस्तों। जो कार्यकाल के अनुसार क्रम की बात करती है 16वें हैं, और व्यक्ति की बात करती है 14वें हैं इस समय। आइए दोस्तों आगे देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान में है, देखिए, दंड से पूर्णतः मुक्त, यानी क्षमा है पहला, जो दंड से मुक्त करना, और अगला है आपका लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, इसका मतलब होता है। और परिहार, अगला क्षमादान है परिहार के माध्यम से, इसका मतलब है दंड की अवधि को कम करना, इसके अंतर्गत आता है। और अगला क्षमादान की शक्ति है विराम, जिसमें सज़ा को विशेष परिस्थितियों में कम करना। और अगला है आपका प्रविलंबन, इसका मतलब है कि दंड विशेषाकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। ये राष्ट्रपति की पांचों क्षमादान शक्ति है दोस्तों। और इसी क्रम में आगे बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है उसका क्या है, देखते हैं। आइए, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित करना, ये आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत आता है। और दूसरा है आपका राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, यानी जेबी विशेषाधिकार, निषेधाधिकार, जिसे विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, इसका मतलब ये होता है। और निलंबन वीटो, इसमें होता है कि विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। अब पूरी शॉर्ट में बात बता दें तो वीटो का मतलब होता है मनाही करना, मना कर देना, इसका मतलब होता है दोस्तों। आइए, इन सब के बारे में राष्ट्रपति के टॉपिक आपने पढ़ा, और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट नंबर 1 है इसमें, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है आपका, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, यह है राष्ट्रपति के पास। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है या किसे देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। अगला पॉइंट है आपका, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, कब किया गया और किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो देखिए ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए,
कितने समय लेगा भरा जाना चाहिए? तो पद रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर इनका पद भर जाना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसमें देखिए या राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा दोस्तों। और आगे देखिए, ये परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पॉइंट वाइज दिया है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है आपका, अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। ये कौन कौन हैं? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की पूर्वांग अनुमति से। अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, कहाँ से मिला है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत है दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। और अगला पॉइंट है आपका, महाभियोग की कार्यवाही ये होती है तो क्या कैसे होती है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। और अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है आपका, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है। तो ये भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष किसे कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका राष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और आपका अगला टॉपिक होगा महान्यायवादी, अधिवक्ता और CAG पर दोस्तों। धन्यवाद।